Today we will start a new chapter, not for profit organization. What is not for profit organization? Earning profit is the ultimate aim of every trading concern or institution. But there are some other institutions also whose object is to provide service to the society and to safeguard the interest of society's members. Their object is not to earn a profit, are called non-trading institution or not for profit organization. जिनका अल्टीमेट एम प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता है, जिनका मेन एम होता है सोसाइटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराना. तो इस तरीके की जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. तो जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ऑर्फनेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होते हैं, तो ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. इनका जो मेन एम होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है. तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ प्रॉफिट मोटिव आर दोज ऑर्गेनाइजेशन which are not run with an object of earning profit but solely with a motive to render services to their member. जिनका मेन ऑब्जेक्ट होता है अपने मेंबर्स को, जो भी सोसाइटीज मेंबर हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं. इसमें एग्जांपल में मैंने बताया हुआ है क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, ऑर्फनेज, स्कूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सब क्या है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो इनके भी कुछ खर्चे होते हैं और इनके भी कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है. तो इनकी कौन सी सोर्सेज होती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनका जो एक्सपेंसेस होता है वो किन चीजों में होता है. तो इनको भी फाइनली जो ड्यूरेशन होती है, ईयर का एंड होता है, तो पता करना होता है कि कितना प्रॉफिट कितना गया हुआ है और कितना बचा हुआ है अमाउंट. तो इनको जो बैलेंस निकालने के लिए मेंटेन करना पड़ता है फाइनल अकाउंट, और इस फाइनल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या पार्ट हमको किस प्रोसेस से निकलना पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले ये मेंटेन करते हैं फाइनल अकाउंट. इस फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट स्टेज होती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. सेकेंड स्टेज होती है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और थर्ड स्टेज होती है फाइनली बैलेंस शीट. तो आपको ये मालूम होगा, बैलेंस शीट के बारे में तो मालूम होगा, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बैलेंस शीट. लेकिन इस फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद हमारी बनती है बैलेंस शीट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट is a real account. What comes in debit and what goes out credit. इसी रूल्स को फॉलो करते हुए इस अकाउंट को बनाते हैं. इट इज वेरी सिमिलर टू कैश. जो हम लोगों ने 11 में कैश बुक सीखी थी, तो उस कैश बुक बहुत ज्यादा उसी की तरीके से सिमिलर होती है. जो कुछ भी आता है उसको डेबिट कर देते हैं और जो कुछ भी जाता है वो क्रेडिट. कैश बुक an account is prepared for a definite period for knowing cash balance and financial position of not for profit organization. In the debit side of it, all cash receipt, and in the credit side of it, all cash payments are recorded. Such account is known as receipt and payment. Receipt and payment account क्या होता है कि जो भी हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ईयर के एंड में
जो भी ईयर एंड हो रहा है उसमें उसका कैश बैलेंस कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी क्या है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसके डेबिट साइड में जो भी आ रहा होता है ये चीजें जो भी रिसिप्ट हो रही होती है वो चाहे लास्ट ईयर से हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से हो या करंट ईयर से हो, ये मैटर नहीं करता है। बस जो चीज आ रही है उस रूल को फॉलो करना है जो हमारा रियल अकाउंट, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। इट इज वेरी सिमिलर कैश बुक। ये कैश बुक तो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, जो चीज आ रही होती है उसको हम डेबिट कर देते हैं और जो चीज जा रही होती है उसको हम क्रेडिट कर देना है। और जो भी बैलेंस फिगर होगा, अगर डेबिट साइड में एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट वी फाइंड कैश बैलेंस, इफ एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट वी फाइंड कैश बैलेंस एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो अगर जो क्रेडिट की वैल्यू जब ज्यादा आती है कंपैरिजन डेबिट के, तो हमें कैश बैलेंस तो मिलता है लेकिन उसको हम एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट समझते हैं, बैंक। ओके, और जब डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस की वैल्यू ज्यादा होती है और क्रेडिट बैलेंस की वैल्यू कम होती है, तो हमसे कैश बैलेंस इतनी कैश शॉर्ट हो गई। कैश बैलेंस जो बैलेंस फिगर होता है उसको कैश इन हैंड करके लास्ट में लिख देते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। Receipts and payment account is a summary of cash book transaction relating to a particular accounting period। जो particular accounting period से related cash book के transaction होते हैं तो उनकी एक summary होती है receipt and payment account। और receipt whether in cash or check, वो चेक के फॉर्म में हो या कैश के फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो, जो सारी रिसिप्ट होती हैं और सारी पेमेंट होती हैं वो सब शो की जाती हैं। जो रिसिप्ट होती हैं वो डेबिट साइड में शो करते हैं और जो पेमेंट्स होती हैं उनको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इट इंक्लूड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ रिवेन्यू और कैपिटल नेचर। वो सारी रिसिप्ट और पेमेंट आती है, वो चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रिवेन्यू नेचर की हो। ओके, टॉक अबाउट इट्स फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। It is a real account while making posting the rule debit what comes in and credit what goes out is to be followed। इसमें ये रियल अकाउंट है, इसमें डेबिट रियल अकाउंट का रूल फॉलो किया जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, सेकंड पॉइंट है दिस अकाउंट बिगिन विद द प्रीवियस ईयर। तो ये अकाउंट जो स्टार्ट होता है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस अकाउंट प्रीवियस ईयर कैश एंड बैंक बैलेंस एंड इज क्लोज एज शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट पीरियड। जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है उसको एज अ कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस करके इसको स्टार्ट होता है इसका, और एंड होता है जो करंट ईयर का कैश बैलेंस होता है। ओके, थर्ड दिस अकाउंट इंक्लूड्स ऑल कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर वेदर दे रिलेट टू द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पीरियड। इसमें सभी कैश जो होती है, कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट, उन सभी को इनमें ट्रांजेक्शन किया जाता है, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है, वो चाहे प्रेजेंट ईयर की हो, पास्ट ईयर की हो या फ्यूचर की हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑल कैश रिसीप्ट वेदर इट इज कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। कैपिटल रिसिप्ट हो या रिवेन्यू रिसिप्ट हो ये मैटर नहीं करता है, बस रिसिप्ट होगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे इस अकाउंट में। सेम ऑल कैश एक्सपेंडिचर वेदर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन इट। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर वो चाहे कैपिटल नेचर के हो चाहे रिवेन्यू नेचर के हो, उन सभी को इसमें इंक्लूड करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट। जो आउटस्टैंडिंग होगी, जो ड्यू अमाउंट होगी और एक्रूड इनकम होगी, जो रिसीव्ड होनी होगी, अर्न अमाउंट होगी, वो कोई भी अमाउंट इस अकाउंट में शो नहीं करते हैं। इसमें जो आता है केवल उसी को शो करते हैं। कोई भी ड्यू है या अर्न है लेकिन रिसीव नहीं हुई है तो उसको इसमें शो नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड मींस क्रेडिट साइड, right hand side means credit side and receipt are recorded in left hand side। तो सभी जो पेमेंट्स होती हैं वो किधर रिकॉर्ड होती हैं, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। और जो सभी रिसिप्ट होती हैं ऑल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन
क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, तो वो सब डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है। प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी फाउंड आउट बाय दिस अकाउंट। जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो फाइंड आउट नहीं होता है, इससे केवल कैश बैलेंस, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस इस अकाउंट के थ्रू फाउंड आउट नहीं होता है। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम इसकी नेक्स्ट स्टेप जो होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उससे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में, क्या क्या आइटम्स इसके डेबिट में शो करते हैं, क्या क्या आइटम इसके क्रेडिट में शो करते हैं। Receipts and payment account. For the year ended 31st जो भी हो मार्च, ओके। तो बोला गया था राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में पेमेंट्स, इज क्रेडिट, और लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है उससे। तो ट्रू ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन आएगा हमारा, जनरल डोनेशन, जनरल ग्रांट, इंटरेस्ट और डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट, किसी भी कोई भी हमारी एसेट्स है उस पर इंटरेस्ट होगा तो वो हमारा रिसिप्ट साइड में आएगा, मींस डेबिट साइड। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड स्क्रैप्स, रेंट, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, ये सब हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, और ये सब रिवेन्यू रिसिप्ट हम यहाँ पे शो करेंगे। जरूरी नहीं कि हम उसको हेडिंग वाइज करके रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट अलग करें, एक साथ भी हम उसको लिख सकते हैं। फिर कैपिटल रिसिप्ट मैंने हेडिंग इसमें बना दी जिससे आपको इजी रहे समझने में क्या होती है रिवेन्यू रिसिप्ट और क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट, जो नेक्स्ट स्टेप में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, तो नेक्स्ट कैपिटल रिसिप्ट्स में एंडोमेंट फंड रिसिप्ट, एंट्रेंस फी, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब की सब हमारी डेबिट में आएंगी रिसिप्ट साइड में। और रिवेन्यू पेमेंट है जो क्रेडिट में आएगा, पेमेंट साइड प्रिंटिंग, स्टेशनरी, न्यूज, मैगजीन, पोस्टेज, रिपेयर्स, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फी, चैरिटी, सैलरी, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, ऑनोरेरियम, ठीक है। फिर कैपिटल पेमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखा है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी एसेट्स परचेज कर रखी हुई है वो सब हम पेमेंट साइड शो करेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, गवर्नमेंट लोन, तो ये सब के सब हमारे कहां पे आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, पेमेंट साइड में। और फिर जब हम टोटल करेंगे तो जब हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट के टोटल से, तो हमारा बैलेंस फिगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक करके, स्टार्टिंग में अगर कैश इन हैंड दे रखा, कैश एट बैंक नहीं दे रखा, तो बैलेंस फिगर भी कैश इन हैंड करके ही मेंटेन करेंगे, कैश एट बैंक करके नहीं। जब दोनों दे रखे हुए हैं तो जो भी चीज
हिडन होगी उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे एज अ बैलेंस फिगर। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मेट अच्छे समझ में आया होगा। इस फॉर्मेट की हेल्प से जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के सब होंगे वो सब इसी फॉर्मेट की हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन में एक रिसिप्ट एंड पेमेंट का सम शो हो रहा होगा, तो उस सम को हम इस फॉर्मेट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ओके, सम नंबर फर्स्ट, from the information given below, preparing receipt and payment account of railway club for the year ended 31st March 2020। तो 31st March 2020 को हमको मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है? रेलवे क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं। ये फॉर्मेट अच्छे से आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जो भी नोट डाउन करना है, जो भी करना हो, व्हाटएवर। Receipt and payment account, railway club। टॉप पे हम जिस क्लब के लिए बना रहे होंगे उस क्लब का नेम मेंशन कर देंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020। ओके, ये पेमेंट साइड होगी हमारी और ये रिसिप्ट साइड। तो सब में दे रखा हुआ है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड 4,390 रुपी ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को दे रखी हुई है। तो जब 1 अप्रैल को दे रखी हुई है 2019 को, तो ये स्टार्टिंग कैश इन हैंड हुई या एंड की हुई? तो बिगनिंग की कैश इन हैंड हुई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2019। अमाउंट है हमारी 4,390 रुपीज। सम नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने अभी आपको फॉर्मेट में बताया हुआ। सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है? वो इनकम होती है, रिसिप्ट होती है, तो वो रिसिप्ट साइड में आएगी। टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी इनकम हुई। अब सब्सक्रिप्शन हमारा दे रखा हुआ है 37,000 रुपीज, 37,600 रुपीज। तो वो मैं हमने रिसिप्ट साइड में शो कर देंगे। डोनेशन है, टू डोनेशन अभी फॉर्मेट में मैंने बताया हुआ है। डोनेशन 8,000 रुपीज है। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है? एंट्रेंस फी 4,300 रुपये एंट्रेंस फी है। तो एंट्रेंस फी 4,300 रुपीज। नेक्स्ट रेंट रिसीव फॉर क्लब्स। तो रेंट रिसीव कर रखा हुआ है, रेंट रिसीव होगा तो हमारी इनकम होगी रेंट रिसीव। कितनी अमाउंट है? 5,250 रुपीज। आगे दे रखा हुआ है टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा एक्सपेंसेस है, तो उसको हम बाय साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा चार्जेस है टैक्स। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है टैक्स पेड। अमाउंट हमारी है 3,440 एंड 490।
ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सैलरी, उससे पहले सैलरी है, तो सैलरी हमारी कितनी है, और ऑनरेरियम है, ठीक है। ऑनरेरियम, तो ऑनरेरियम होता है जो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, जो हमारा एम्प्लॉय नहीं होता है, किसी स्पेशल पर्सन को स्पेशल चीज के लिए हम इसको जो पे करते हैं उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। जैसे गेस्ट लेक्चर होते हैं कि कोई टॉपिक, कोई टीचर आया, गेस्ट टीचर, गेस्ट फैकल्टी, और उसको उस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए जो भी पेमेंट हुई तो वो हमारा क्या हो गया, ऑनरेरियम हो गया। ओके, तो सैलरी हमारी अमाउंट है 21,500 and 2,500 रुपीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है और उस पे इंटरेस्ट है, तो हमारा कहां पे आएगा, रिसिप्ट साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितनी है, 2,950। ओके, नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नेक्स्ट petty cash expenses, insurance premium, petty cash 900 rupees, insurance premium 310, salary 21,500, printing and stationery, $350, तो 350 रुपये हम यहां शो कर देंगे। ओके, तो हम इसको टोटल कर लेंगे। इसका टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 62,490। डेबिट साइड का टोटल हमारा है 62,490। साइड का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 93। 29,490 रुपीज। ये क्रेडिट साइड का टोटल है और डेबिट साइड के टोटल की अमाउंट ओवर है कंपैरिजन क्रेडिट साइड के, तो लेस कर देंगे, वैल्यू हमारी आएगी 33,000। तो हम इसको यहाँ पे बाय बैलेंस CD कैश इन हैंड, बैलेंस फिगर कैश इन बाय कैश इन हैंड, वैल्यू 31 मार्च 2020 को हमारी वैल्यू कितनी बची कैश की 33,000। तो बहुत सिंपल सा ये सम था और रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो भी होता है बहुत ही इजीली हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी चीज बस देखना ये रहता है कि व्हाट कम्स इन, जो कुछ आ रहा है उसको हमें कहाँ लिख देना है, डेबिट साइड में, जो भी आ रहा है उसको हमें क्रेडिट साइड में लिख देना है। हमें इससे मतलब नहीं होता है कि वो
कैपिटल नेचर का है, रिवेन्यू नेचर का है, करंट ईयर का है, पास्ट ईयर का है, एसेट्स है, कुछ भी, बस आ रहा है तो आपको डेबिट करना है और जा रहा है तो क्रेडिट करना है। ओके, रीजनल अकाउंट जो मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज ऑन क्रेडिट, उसी को फॉलो करते हुए ये आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। आई थिंक आप सभी को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आगे के जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे अगर आपने ये फॉर्मेट और इस सम को अच्छे से समझा होगा तो। ओके।